स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका FTTH बेसिक नॉलेज चैनल पे। दोस्तों हमारा जो टॉपिक है आज का जो हम लोग कवर करेंगे और जानेंगे ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल सिग्नल के बारे में। यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर आप फाइबर और ऑप्टिकल सिग्नल से जुड़े हुए हैं। देखो ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल सिग्नल क्या है। तो ऑप्टिकल फाइबर मीन्स ऑप्टिकल मतलब तो सिंपल लाइट होता है, ठीक है, जो आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं जो वो आप सुन लें। ऑप्टिकल हमारा सिंपल लाइट है और फाइबर क्या है हमारा। फाइबर एक बहुत ही पतला कांच का वायर होता है जो हम ऑप्टिकल में यूज करते हैं। ऐसे हम फाइबर को कह सकते हैं कि एक थिन प्योर ग्लास है, मतलब टोटल शीशा कांच है। अब देखो होता क्या है कि जो सिग्नल है ऑप्टिकल लाइट जो होता है उसको ऑप्टिकल सिग्नल बोलते हैं। जैसे सन की लाइट धरती पे आ रही है तो वो आ रही है तो वो सन की क्या है, सिग्नल है जो धरती पे हमें मिल रहा है। अब ये सिग्नल किस पे चलता है, ये सिग्नल किस पे चलता है, बड़ा थोड़ा सा समझने की चीज है दोस्तों। यहाँ पे समझेंगे ये सिग्नल। देखो चलने के लिए तीन चीजें हमारे पास। एक तो है आपका हवा जो चल रहा है हवा में। अब ये हवा क्या है, लाइट के लिए मीडियम है, ठीक है। या तो ये चलेगा आपका पानी में, अगर पानी के अंदर आप टॉर्च मारो या पानी में सन की लाइट जाती है बट वहां पे उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर पानी लाइट में जाएगा तो स्लो जाएगा, बट वही पानी अगर हवा में ट्रेवल कर रहा है तो तेज चलेगा, ठीक है। और यही पानी लाइट जो है अब नेक्स्ट किस में चलता है, कांच में। अब सोचो कि लोहे में चल जाए, नहीं चलता है। प्लास्टिक में चल जाए, नहीं चलता है। या आप चाहो कि कॉपर की वायर में ऑप्टिकल सिग्नल को रन करा दें तो नहीं करता है। तो मीन्स ऑप्टिकल फाइबर कांच है, वो मीडियम है और सिग्नल जो है उसके अंदर ट्रेवल करता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ले लें कि यहाँ से आपको सपोज आप दिल्ली में हो और आपको मुंबई जाना है तो फाइबर क्या है, वो गाड़ी है, वो मीडियम है जिसपे आप बैठ रहे हो और आप क्या हो, सिग्नल हो, आपको जाना है तो आप उस गाड़ी में बैठे और चले गए। तो क्लियर हो गया होगा कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है और ऑप्टिकल सिग्नल क्या है। अब ये कैसे काम करता है, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। इंटरनल रिफ्लेक्शन जो देख रहे हो आप लोग, ये लाइट जा रही है, यहाँ टकराया फिर इस पे, तो ये रिफ्लेक्शन होता है। ये फिजिक्स का एक नियम है। आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे कि कैसे सिग्नल रिफ्लेक्ट करता है, कैसे जाता है। आइए धीरे आगे इसको भी समझते हैं। दोस्तों ये एक मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट बनाया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सिग्नल के लिए। यहाँ पे मैं फाइबर सिग्नल और फाइबर लॉस की बात कर दूं इसी समय। पिछले मैंने एक वीडियो बनाया था, पावर बजट का वीडियो है मेरा, तो उस पर काफी लोगों का क्वेश्चन भी आया था। आप लोग पूछते थे कि सर वायर की लॉस क्या आपने मेंशन नहीं किया या वो नहीं किया। तो दोस्तों वो जो वीडियो है वो एक स्टैंडर्ड वीडियो है कि पावर बजट कैसे मैनेज करते हैं या पावर बजट क्या होता है, कैसे चलता है। अगर थ्योरी देखें तो फाइबर जो है 1000 किलोमीटर पे भी कोई लॉस नहीं करता, 0.01 dB का लॉस करता है। तो इसलिए उस लॉस को हम निग्लेजिबल मान लेते हैं, मानते ही नहीं है, कंसीडर ही नहीं करते हैं। लेकिन अब एक्चुअल में जब हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं तो हमारे काम में कहीं ना कहीं कुछ एरर होता है। हम एक्यूरेट काम नहीं करते हैं, परफेक्शन नहीं लाते हैं हमारे काम में, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमसे एरर होता है। और हमारे परफेक्शन नहीं होने से हमारे काम में कहीं ना कहीं हर जगह लॉस करता है। तो जो अब देखो यहाँ पे वो आप लोग समझ जाना कि SFP से मान लो मैंने यहाँ पे 60 dB लिया है, ये मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इतना ही आएगा। वो SFP का क्लास के ऊपर डिपेंड करता है कि आप B का लगाए हो या C का लगाए हो, ठीक है। प्लस 0.5 dB OLT भी लॉस करता है, ठीक है। उसके बाद हम FMS पे आते हैं। तो अब यहीं पे देखो, यहाँ से अगर 0.5 लॉस कर दिया तो हमारा कितना हुआ, प्लस 6.5 लॉस हुआ। अब उसके नीचे एक FMS बॉक्स लगता है, फाइबर मैनेजमेंट सिस्टम बॉक्स, वो उसका भी स्टैंडर्ड लॉस कितना है, -0.5। ये भी 0.5 का लॉस करता है। तो OLT से FMS से होते हुए जब सिग्नल बाहर निकला तो सिग्नल की क्या थी स्ट्रेंथ या कितना पावर था उसका, प्लस 6 dB। अब हमारा लगता है प्राइमरी स्प्लिटर। प्राइमरी स्प्लिटर का लॉस मैंने आपको बताया था 10.5 dB करता है। 1:8 का अगर हम लगाते हैं या 2:8 का भी लगाते हैं तो सेम लॉस है। बट अगर हम बात प्रैक्टिकल की करें तो प्रैक्टिकल में ये वेरिएशन आता है। इसका है 0.5, 10.5 और उसका है 10.7 dB। फाइबर पर किमी लॉस कितना करता है, तो यहाँ पे है कि अगर 4 किमी तक अगर केबल हमारा लेइंग हुआ है तो उसमें
सॉरी 0.5 dB का लॉस ये मान के चला जाता है कि हमारे काम करने में आता है। जैसे इंस्टॉलेशन करते समय हम मान के चलते हैं कि 1 dB का लॉस होगा, कनेक्टराइजेशन करते समय हम मान के चलते हैं कि इतने dB की लॉस एक्सेप्टेबल है। तो वो चीज़ें हैं कि फाइबर 4 किलोमीटर पे 0.5 dB का लॉस करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अब यहाँ पे हमारा सिग्नल कितना हुआ, जब ये 10.5 कर दिया तो -4.5 dB का लॉस हो गया। अब जब हम सेकेंडरी स्प्लिटर लगाते हैं तो फिर फाइबर लॉस भी लेंगे और ऐड करेंगे तो -18 dB का लॉस करता है। फिर हम आगे STB बॉक्स लगाते हैं, होम टर्मिनल बॉक्स लगाते हैं तो वो भी 1 dB का लॉस करता है और हमारे ONT पे जो पावर मिलता है -19 तक पहुंच जाता है। तो ये भी एक स्टैंडर्ड है, बट मुझे पता है कि आप इसके बाद भी आप कहोगे कि मान लो सर मेरा तो 0.5 नहीं, मेरा तो फाइबर लॉस 0.1 आता है, 2 आता है, तो वो आएगा, नेचुरल है, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हो, आपके काम में कोई ना कोई एरर होगा, कहीं लूपिंग नहीं हुई होगी, कहीं केबलिंग नहीं हुई हो, केबल में कहीं पे बैंड हो रहा होगा, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। जो मैंने अभी फाइबर बताया ना कि इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो फाइबर की ये लॉस है, अब ये मुड़ जाएगा तो ये एंगल जो है ना डिफरेंट बनने लगता है। अब आप हमेशा वायर सीधी तो आपकी जा नहीं रही है, कहीं ना कहीं मुड़ रही है, कहीं ना कहीं मुड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें रिफ्लेक्शन के एंगल घटते बढ़ते रहेंगे एंगल। और इसके बारे में भी अभी हम आगे बात करेंगे कि ये कैसे चलता है, जैसे इंटरनल एंगल कैसे घटते बढ़ते हैं। तो देखो जैसे ये प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म पे एक आप लोग 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। अब जैसे ये सिग्नल है, ये सिग्नल ये आ रहा है, तो इस सिग्नल को सीधे ऐसे चले जाना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये कांच का प्रिज्म है, ये कांच है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिग्नल आता है तो एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब ये देखिए इसके अंदर जाते ही ये इसके अंदर है। अब ये वाला जो है वो क्या है, एयर है, ये मीडियम क्या है, एयर है। ये हवा से वायर लाइट आ रही है, आप यहाँ से लेजर मार रहे हो, सपोज मान लो आप लेजर लाइट ही लगा रहे हो यहाँ पे, या कोई भी लाइट मार रहे हो, व्हाइट लाइट, तो कंबाइंड लाइट मीन्स जिसमें कई सारे होते हैं ना, 7 रंग में वो डिवाइड हो जाता है, तो वो लाइट है, ये मान ली व्हाइट वाली लाइट। तो ये लाइट को सीधे ऐसे आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ये लाइट यहाँ से एक एंगल पे मुड़ता है, ये नियम है। ये कहीं मुड़ता क्यों है, तो ये फिजिक्स का नियम है। और फिर जब ये इस पे मुड़ता है ना, तो इसमें इसके वेवलेंथ बढ़ जाते हैं, ये 7 रंग में डिवाइड हो जाता है, 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, ये नेचुरल है। फिर जब ये दूसरे कांच से टकराता है तो फिर ये रिफ्लेक्ट होता है और ये नीचे को जा रहा है, और ये उसका परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल खींचा जाता है लाइन। तो ये सब हमें नहीं जानना है, आप ज़्यादा डीप डाउन भी नहीं जाओगे, आप सिंपल समझोगे कि जब कोई एंगल से जाता, कोई भी नॉर्मल लाइट ऑप्टिकल सिग्नल जब किसी मीडियम के अंदर इंटर करेगा, मतलब एयर से ग्लास में, या ग्लास से एयर में, या पानी से एयर में, या एयर से पानी में, जिसके थ्रू आप मीडियम को चेंज करोगे तो उसके अपने एंगल रिफ्लेक्ट होंगे। अब जब आपका सिग्नल OLT से निकला और फाइबर के अंदर एंट्री मारता है, तो वो क्या हुआ, एक एंगल से, अब उसमें एंट्री मारते ही 0.5 dB का लॉस हो गया, क्योंकि वो पॉइंट एंगल क्या हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वो एंगल पे उसको घुमा देगा, तो वो लॉस है। लेकिन अगर वही लाइन सीधी जाएगी तो हमने बताया ना कि फाइबर का लॉस 0 है, तो ये होना ही होना है, तय है। देखिए जैसे ये लाइट है, अब यहाँ से ये एंगल रिफ्लेक्ट हो गया, नीचे से ये इंसिडेंट आ रहा है और ये रिफ्लेक्ट हो गया कांच का, ये ऊपर क्या है, डेंस है। तो डेंस मतलब डेंसिटी, डेंसिटी को यहाँ पे इसलिए डिसाइड किया जाता है कि किसकी डेंसिटी कैसे। अब एयर में जो लाइट है वो तेज चल रहा है, बट वही लाइट पानी के अंदर स्लो है। क्यों है, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा है। वही आपकी लाइट हवा में चलेगी तो तेज चलेगा, वैसे ही ग्लास की डेंसिटी है, ग्लास की डेंसिटी में जो कैपेसिटी होगी उस स्पीड से वो चलेगा। जैसे ये देखिए जा रहा है, अब यहां से ये आपकी लाइट सिग्नल निकली, मान लीजिए ये आपकी OLT का पोर्ट है और यहीं से ऑप्टिकल सिग्नल निकला, तो अब ये देखिए 2 सिग्नल निकलते हैं, इसमें ये भी जान लीजिएगा, एक डाउनलोड एक अपलोड स्ट्रीम जाता है 1490 1310 पे, एक जाता है और रिटर्न आता है, दोनों सिग्नल निकलते हैं, मान लीजिए 2 सिग्नल ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये यहां रिफ्लेक्ट हुआ, ये इस पे रिफ्लेक्ट हुआ। अब देखिए ये दोनों आपस में टकराए ना, इसके लिए भी हमारे पास मल्टीप्लेक्शन चलता है कि कैसे इसमें कौन सी टेक्निक यूज की जाए कि ये सिग्नल डिवाइड ना हो। और ये टेक्निक कौन करेगा, यहीं पे हो जाएगा, जो ये भेजेगा ये कंट्रोल करता है उस टेक्निक को, कि वो सिग्नल इसके अंदर आपस में लड़े ना, टकराए ना। अब
जैसे सपोज मान लीजिए ये दोनों एक ही जगह से निकल जाते या दोनों एक ही पॉइंट से निकलते, या अभी दो दिखाया गया, इसी तरह से इन फ्यूचर आप क्या देने वाले हो कस्टमर को? इन फ्यूचर आप कस्टमर को वॉइस लाइन भी देने जा रहे हो, कॉलिंग देने जा रहे हो, फिर कस्टमर को आप टीवी भी देने जा रहे हो, फिर आप उसको इंटरनेट भी देने जा रहे हो। तो सपोज 3 सिग्नल निकला उसके अंदर से, तीनों डिफरेंट सिग्नल निकलेंगे और वो आपस में लड़े भी ना। कस्टमर टीवी देख रहा है तो टीवी चलना चाहिए, जो उसके घर में दूसरा बंदा नेट देख रहा है तो उसका नेट चलना चाहिए, और तीसरा बंदा जो क्या चलता है आपका, वो फोन पे बात कर रहा है तो वो फोन पे बात करता है। तीनों सिग्नल आपस में कोलैप्स नहीं करें, लड़ ना जाए, आपस में टकरा ना जाए, ट्रैफिक उनकी लड़ ना जाए। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लेक्स डिवीजन किया जाएगा और एकदम एक्यूरेट। वो कैसे कैसे होता है ये सब भी हमें समझना है। तो डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्स होगा दोस्तों। केवल फाइबर और उसके सिग्नल की बात हो रही है, मींस सिग्नल निकला। अब डेंस के देखिए सबसे बेस्ट इमेज यही है कि जब इसमें से सिग्नल यहाँ आया तो मैंने बताया वो एक एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा, 7 कलर में डिवाइड होगा, यहाँ पे डिवाइड। अब सारे सिग्नल अलग हैं। मान लीजिए ऊपर वाली सिग्नल वॉइस की है, नीचे वाली सिग्नल डेटा की है, उसके नीचे वाली सिग्नल टीवी की है, आपके लाइव टीवी दिखा रहा है, उसके लिए तमाम मल्टीपल सिग्नल जा सकते हैं इस मीडियम में। अब जबकि यही नहीं है, ये कई टाइप्स के होते हैं। अगर इसके टाइप्स को हम देखेंगे, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, तो सिंपल ए प्रोसेस इन विच मल्टीपल सिग्नल आर कंबाइंड इन ट्रांसमिशन ओवर ए सिंगल मीडियम। मतलब सिंगल मीडियम का मतलब, मीडियम क्या है मैंने बताया था ना कि आपको बंबई जाना है तो जिस गाड़ी पे जा रहे हैं वो मीडियम है, और वो फाइबर है, वो वायर है, और आप क्या हो, सिग्नल हो, आप बंबई जा रहे हो उस पे, तो यहाँ पे फाइबर की तार है। तो सिंगल मीडियम मतलब एक फाइबर की तार पे कई सारे सिग्नल, कई सारे लोग बैठ के जा रहे हैं ट्रेन की तरह। अब कितने लोग बैठ जाएंगे उस ट्रेन में, और सबको सीट मिलनी चाहिए। एक ट्रेन में मुंबई, दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, ट्रेन की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, और अगर मान लो मेरे पास 1000 लोग हैं और ट्रेन में 500 लोग हैं तो हम कैसे भेजेंगे? तो उनको भेजने के लिए मल्टीप्लेक्सर। अब पहले नियम था कि भाई पहले लोग नॉर्मल टिकट पे जाते थे, फिर रिजर्वेशन हुआ, फिर एसी हुआ, फिर फ्लाइट हुआ, तो तरह तरह से उसमें डिवीजन किए गए कि कैसे कैसे लोगों को बैठा के भेजा जाए। अब मान लो आप समझो कि आपके पास सिर्फ एक ट्रेन ही है और आपके पास 1000 लोग हैं और सबको भेजना है। अब आप कैसे भेजोगे, और सीट उसमें 500 ही है। तो अब इसको मल्टीप्लेक्सर, अब जैसे देखिए ना, यहाँ पे 3 फोन है, अब इसको दूसरे मेगाहर्ट्ज पे भेज रहे हैं, इसको दूसरे मेगाहर्ट्ज पे भेज रहे हैं, इसको दूसरे मेगाहर्ट्ज पे भेज रहे हैं, तो ये आपस में कोलैप्स नहीं करेंगे। आप फोन पे कुछ खोल रहे हैं, वो कुछ खोल रहे हैं, सारे सिग्नल लैप्स करते हैं, और जब ये लैप्स करेंगे तभी आपको कॉलिंग पे आता ना, अरे यार रॉन्ग नंबर मिल गया, या मैंने फोन लगाया, फोन कोई और उठा लिया, या किसी और से कॉल लैच कर गया, उनसे बात हो रही है। तो सिग्नल क्या हो रहा है, उनको प्रॉपर डिवीजन, उनको तरीके से बांटा नहीं गया, सब अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, या सेम टाइम पे लड़ रहे हैं, कोलैप्स कर गए, आपस में लड़ रहे हैं। तो इनको कैसे अलग करना है? अब या तो हम एक एक सिग्नल को भेजें, एक आदमी को एक गाड़ी में भेजें, एक आदमी को एक गाड़ी में भेजें विदाउट मल्टीप्लेक्स, तो हम इन सबको एक साथ भेजना है। अब मुझे यहां से, फॉर एग्जांपल, मुझे यहां से चेन्नई के लिए लाइन भेजनी है इंटरनेट, या मुझे यहां से फॉरेन भेजना है, सपोज मुझे अब्रॉड को जोड़ना है, तो हम कैसे जोड़ेंगे? और कई सारे, अब एक सिग्नल, एक वायर पे एक सिग्नल जाएगा, तो हम तो ऐसे हजारों वायर रोज बिछाते रह जाएंगे। तो ये तो टेक्निक बेकार है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें इसके 3 टेक्निक हैं बिछाने के। पहला है हमारा FDM, मींस फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स। इसमें हम फ्रीक्वेंसी को बांट देते हैं, जो इसके जैसे कि आपके सामने जो इमेज है कि 30 किलो हर्ट्ज पे तुम जाओगे, 40 किलो हर्ट्ज पे ये सिग्नल है, 50 किलो हर्ट्ज पे ये सिग्नल जाएगा। अब हमने फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मल्टीप्लाई कर दिया, सारे फ्रीक्वेंसी अपने में जा रहे हैं। तो जब फ्रीक्वेंसी जाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल भी होता है जहां से निकलते हैं, तो और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल उसको ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर ऑप्टिकल सिग्नल कुछ दूर जाता है, फिर वहां पे एक इलेक्ट्रिक जैसे होता है ना कि यहाँ पे स्विच लगा है, फिर अगला स्विच लग गया, OLT लगा, फिर स्विच लगा, OLT लगा, हर जगह हब बन रहा है, हब से सब हब बन रहा है, सब हब से आपका सर्वर रूम नॉर्मल हब बनता है, फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ऐसे ही लगेगा। तो अब मान लो हम फॉरेन भेज रहे हैं, तो छोटे, तो आप अपने ऑफिस से और कस्टमर को देने के लिए तो आप 2 स्प्लिटर लगा दे रहे हो। अब फॉरेन जाने के लिए कैसे तार अकेले जा रहा है और सारे सिग्नल जाएंगे? तो यहाँ पे हम मल्टीप्लेक्सर लगाते हैं। तो एक मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन। दूसरा क्या होता है? टाइम डिवीजन। टाइम डिवीजन में हर फ्रीक्वेंसी को टाइम देते हैं। अच्छा, इनकी ड्रॉबैक क्या है?
हर फ्रीक्वेंसी को हमने टाइम दे दिया कि आप भाई इस टाइम पे निकलोगे, आप उस टाइम पे निकलोगे और आप इस टाइम पे निकलोगे। और उनमें बहुत ज्यादा सा डिफरेंट होता है कि आपको इस टाइम पे निकलना है। और वेवलेंथ अभी आगे बताएंगे आपको कि इसमें क्या कौन सा बेस्ट है इसमें से। नेक्स्ट आता है हमारा WDM मींस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सर। ये दोस्तों सबसे लेटेस्ट है और सबसे बेस्ट है। इसके बारे में मैं एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा जो कि थोड़ा लंबा भी होगा क्योंकि ये पूरा समझने की चीज है, बट यहाँ पे हल्का सा मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूं ताकि आप समझ जाएंगे। और इंटरनेट पे काम कर रहे हैं तो आप कहीं पे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं और कहीं पे आपसे कोई इंटरव्यू में कुछ पूछता है तो आप जवाब भी दे पाओगे इससे रिलेटेड। अब ये क्या करता है, ये वेवलेंथ को मींस सिग्नल को क्या करता है, डिवाइड कर देगा और उस पे आप सारे सिग्नल लेके जा सकते हो। मतलब मल्टीपल सिग्नल अलग अलग वेवलेंथ के होंगे। और ये कैसे होता है, प्रिज्म में जैसे मैंने बताया ना 7 कलर डिवाइड होगा तो उन 7 कलर अलग अलग जाएंगे। वो कलर में वो वेवलेंथ को बदलेगा, ना कि टाइम के हिसाब से आपको बुलाएगा कि पहले आप आइए फिर आप आइए फिर आप आइए, एक एक करके एंट्री करा रहे हैं हर टाइम पे, ठीक है। या हम फ्रीक्वेंसी को ही बदल दिए कि आप इतने हर्ट्स पे जाइए, आप इतने हर्ट्स पे जाइए। हम आप हर्ट्स चाहे जैसा है आपका, आप उसी हर्ट्स पे आइए, आप सेम टाइम पे आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी फ्रीक्वेंसी अलग है। आप उस वायर के अंदर लैप्स करेंगे, लड़ेंगे नहीं, कोलैप्स करेंगे नहीं। आप सबको मैंने अलग अलग दिया है और इनमें बहुत माइनर गैप होता है। क्या होता है, अब देखिए कि हु इज द बेस्ट। FDM मींस फ्रीक्वेंसी डिवीजन बेस्ट है या टाइम डिवीजन बेस्ट है या वेवलेंथ डिवीजन मस्त है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम में क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक इशू है। मैंने बताया ना कि थोड़ी थोड़ी दूर, भाई टाइम डिवीजन के लिए क्या होगा, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें एक टाइम, भाई इतने मान लीजिए 40 किलो हर्ट्स पे हम भेज रहे हैं तो उस हर्ट्स की एक टाइमिंग होगी, अरे एक डिस्टेंस होगी। उस डिस्टेंस के बाद वो वीक होने पड़ेगा और हमें वहां पे कोई एम्पलीफायर या कोई डिवाइस स्विच कुछ इस तरह का लगाना होगा। बूस्टर, रीजनरेटर बोलते हैं यहाँ पे, वो रीजनरेटर मुझे लगाना होगा। रीजनरेटर क्या करता है, उस सिग्नल को ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलेगा, फिर इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में बदलेगा, समझ रहे हैं। अब ऐसे सारे सिग्नल को बदलते रहेगा तो वो आप समझ सकते हैं कि कितना काम कर रहा होगा, ठीक है। तो उसकी अब इतने काम करने की कैपेसिटी से वो कितना डेटा ट्रेवल करा सकता है अपने अंदर से, 10 गिग। 10 गिग मतलब 10 Gbps। 10 Gbps का वो भेज सकता है डेटा। और इसकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है 10 से मैक्सिमम 40 तक। 40 से ज्यादा ये नहीं भेज पाएगा, क्योंकि अगर 40 से ज्यादा भेजेगा तो वो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में, फिर ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में, ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल में। 40 GB तक तो बहुत है, उसके ऊपर जाते ही वो फटने लगेगा। अब सपोज हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या जाना है कि फाइबर पे तो बैंडविड्थ अनलिमिटेड है। तो जब बैंडविड्थ अनलिमिटेड है मतलब रोड इतना चौड़ा है कि कितनी भी गाड़ियां उस पर जा सकती हैं, तो हम क्यों ना अब इसको कैसे ट्रेवल कराएं। टाइम डिवीजन या फ्रीक्वेंसी डिवीजन अगर हम कर रहे हैं तो उसमें एक लिमिटेड कैपेसिटी है। तो टाइम डिवीजन की देखिए, ये एक बैंडविड्थ की ग्राफ है कि वाई WDM इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो लोगों का डाटा कंजप्शन बढ़ते जा रहा है। आज लोगों की जो भूख है डाटा की वो बहुत ज्यादा होती जा रही है। किसी को अगर दिन में 2 GB दे दो तो वो 2 GB में काम चला रहा है, लेकिन शाम को बोलता है यार डाटा कम पड़ गया है। अगर उसको 10 GB दे दोगे, वो 10 GB भी अगर कंज्यूम करने लगेगा और फिर बोलेगा कि ये डाटा कम पड़ रहा है। तो डाटा की डिमांड आप देख सकते हो, ये इंटरनेशनल बैंडविड्थ डाटा ग्राफ है 2002 से 2020 में कि ये कैसे बढ़ता जा रहा है, और वो भी TBPS में। तो इसलिए हमें WDM टेक्निक को यूज करना पड़ा। और WDM टेक्निक की सबसे बेस्ट क्वालिटी आप समझ लीजिए कि ये WDM है क्या, हमने बताया आपको कि वेवलेंथ डिवीजन। अब वेवलेंथ डिवीजन क्या करा, इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ सिग्नल। मींस जो सिग्नल जा रहा है ना, मेन डाटा जो जा रहा है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। इंक्रीज करेगा इसलिए ये बेस्ट है, ठीक है। सोनेट और HD और TDM से ये इसीलिए बेस्ट है क्योंकि वो की कैपेसिटी है कि वो 10 GB 40 GB ही कर पाएंगे। ये सब 10 GB 40 GB करेंगे, बट ये कितना कर देगा, तो इसकी जो टोटल कैपेसिटी है 200 GB टू एंड 400 GB। यहाँ पे मैं आपको सीधे ले जा रहा हूँ, इस पॉइंट को मेंशन करते रहा हूँ कि यहाँ तक की कैपेसिटी है इसके पास वेवलेंथ डिवीजन की। तो इसलिए उन दोनों से ये अपग्रेडेड और बेस्ट है। इस टेक्निक को हम यूज कर रहे हैं।
करेंगे। इसलिए दूसरी चीज क्वालिटी क्या है कि इस पे जो वेवलेंथ हमारी वेवलेंथ भी भेजने की कैपेसिटी होती है टाइम डिवीजन में और फ्रीक्वेंसी डिवीजन में। हम वेवलेंथ को अलग एक सिग्नल को भेजने की कैपेसिटी होती है। वो कितना भेजता है सिग्नल? 40 से 80। ये 40 से 80 सिग्नल ही भेज पाता है, जबकि वेवलेंथ मैक्सिमम 160 सिग्नल भेज सकता है। 160 मल्टीप्लेक्स करके भेज सकता है, आप समझ सकते हो, और 400 Gbps तक की स्पीड पे भेज सकता है। इसलिए कितना लेटेस्ट और कितना बेस्ट है इस टेक्निक को अगर हम यूज करें तो। दोस्तों, हम ऑप्टिकल फाइबर पे कैसे डाटा ट्रेवल कराते हैं, हम पीछे का समझ रहे हैं। घर बनता है, घर बनने के लिए हमें क्या चाहिए? ईंट बालू सीमेंट चाहिए। लेकिन ईंट बालू सीमेंट कैसे बनता है और ये कितनी स्ट्रेंथ है उस ईंट की, ये अब हम जान रहे हैं कि यहाँ पे फाइबर की स्ट्रेंथ क्या है और हम कौन से फाइबर की टेक्निक को यूज करेंगे तो आगे और बेटर स्पीड यूज कर पाएंगे। तो हमें चाहिए वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्स। ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेस्ट चीज है, आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। जैसे टाइम डिवीजन 10 GB तक की कैपेसिटी दे रहा है और ये भी 10 GB की कैपेसिटी दे रहा है। अब दोनों में डिफरेंट क्या है? ये बिल्कुल कॉपर नेटवर्क की तरह है कि मींस यहां से टाइम डिवीजन से ट्रांसमिट हुआ डाटा निकला, ठीक है, और यहाँ रिसीवर तक जाना है, तो हर 40 किलोमीटर की दूरी पे, हर 40 किलोमीटर की दूरी पे हम क्या लगा रहे हैं? एक रीजनरेटर लगाते हैं। रीजनरेटर एक एम्पलीफायर होता है जो भी ऑप्टिकल सिग्नल को क्या करता है? बूस्ट करता है। ऑप्टिकल सिग्नल को लिया, इलेक्ट्रिकल में बदला, फिर इलेक्ट्रिकल को से उसको ऑप्टिकल में बदला और आगे बढ़ाया, ठीक है। मींस उसको पूरा रीजनरेट कर दिया। मींस जो एनर्जी से यहां से निकला था, एलईडी लाइट की जो एनर्जी होगी, भाई वही लाइट होगी ना, वो लाइट तो वहां तक जाते जाते ढीली पड़ जाएगी, तो उसको फिर वो रीजनरेट कर रहा है 40 kV पे और फिर आगे बढ़ा रहा है। तो यहां से यहां तक मींस मान लीजिए कि हर 40 मींस आपको 200 किलोमीटर का ट्रेवल करना है, या आपको वायर 400 किलोमीटर तक की केबल डालनी है, फाइबर डालनी है, कि आपको दिल्ली से लखनऊ तक की केबल बिछानी है, तो आपको उसमें कितनी रीजनरेटर डालने पड़ेंगे? आप देख रहे हो ना। अगर टाइम डिवीजन के हिसाब से डालोगे, इस टेक्निक का यूज करोगे, तो आपको हर जगह रीजनरेटर लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगाना पड़ेगा, जो आप पहले केबल टीवी वाले कॉपर में करते थे। हर जगह एम्पलीफायर लगाना और एम्पलीफायर लगा के सिग्नल को बूस्ट करना 100 मीटर पे, तो यहाँ पे ऑप्टिकल सिग्नल को 40 किलोमीटर पे बूस्ट कर रहे हो आप। लेकिन अगर वही हम वेवलेंथ डिवीजन, डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सर में जाएं, तो यहाँ पे एओ मींस ऑप्टिकल एम्पलीफायर का यूज होता है। अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। ऑप्टिकल एम्पलीफायर बिल्कुल स्प्लिटर की तरह होता है। वो सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल को ही ऑप्टिकल सिग्नल में बूस्ट कर देगा। समझ गए कि नहीं? कोई ऐसा नहीं कि उसको इलेक्ट्रिकल में बदलेगा। अब यहां पे तो भाई 40 से 80 सिग्नल ही जा रहे हैं, तो ये मान लो कर लिया, लेकिन जब 160 जाएंगे ना तो ये फेल हो जाता है। 160 सिग्नल जब इसके अंदर एंट्री करेंगे ना, तो ये इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल, ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल करते करते ही पागल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सीधे जो सिग्नल आया उसी को बूस्ट करके और आगे बढ़ाता है, और ये लगता भी है कितने दूरी पे? 120 किलोमीटर की डिस्टेंस पे यूज होगा ऑप्टिकल एम्पलीफायर। आगे हम इस पे भी वीडियो बनाएंगे, और 10 गीग की स्पीड को हम इजीली वहां तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अब इसके फायदे और देख लो आप लोग क्या क्या होते हैं। कि अगर हम टाइम डिवीजन की बात करें, तो टाइम डिवीजन जो होता है यहाँ पे है ना, इनकम ऑप्टिकल सिग्नल आर असाइन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। हर फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं? बांट देते हैं अलग अलग बैंड में, तो वो इजीली जाता है। मींस टाइम के साथ नहीं, उस फ्रीक्वेंसी को ही बदल दिए। और उन फ्रीक्वेंसी को बदलने के लिए यहाँ पे बैंड की है कि 1530 से 1560 बैंड, CL बैंड यूज होता है। दोस्तों, अगर आपको बैंड नहीं समझ में आएगा तो आगे हम बैंड के बारे में बताएंगे। अभी यहाँ पे वो टॉपिक बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए केवल समझते हैं। अगर आप बैंड पॉइंट छूट गया है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना, मैं इस पे वीडियो फिर बना दूंगा आपको कि ये इस बैंड पे यूज होता है। कॉमर्शियल सिस्टम जो यूज होता है मींस कि TDM, टाइम डिवीजन और फ्रीक्वेंसी डिवीजन, उसके चैनल कितने होते हैं? 40 से 80, जबकि वेवलेंथ के 160 चैनल होते हैं। फ्रीक्वेंसी स्पेस मींस कि टाइम डिवीजन में और फिर उसमें अगर हम बात करें तो उसमें 20 nm नैनोमीटर की बात होती है, nm में
तो नैनो मीन्स 1/10⁻⁹, ठीक है, उतने की दूरी होती है 20 की। बट यहां पे जो डिस्टेंस होती है वो 0.1 nm, समझ रहे हो कितना कम, मतलब इतना छोटा डिस्टेंस, इतना कम स्पेस है वो कि अगर हम ऐसे देखना चाहें तो हमें दिखाई भी नहीं देगा ये, ठीक है। अब जो टीडीएम था और एफडीएम था उसकी कैपेसिटी है 1200 से 1500 किमी ट्रेवल करने की, जबकि इसकी कैपेसिटी है 4000 किमी ट्रेवल करने की, ठीक है। इसलिए हम वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सर को यूज कर रहे हैं। हायर बिट ट्रांसफर करता है, क्यों कर रहा है आपको बताया, 160 सिग्नल जा रहे हैं, 200 जीबी, वो 40 जीबी के बाद आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहीं तक था अभी। अगर इसमें आपको कोई पॉइंट्स पे, जैसे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर पे या वेवलेंथ पे तो मैं एक और आपको वीडियो दूंगा। और अगर आपको कुछ और इस पे आपको अपना इनपुट देना है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट पे करना, कमेंट में बता देना। और मैंने आपको इस पे लिंक्डइन, इंस्टा और कू का अपना लिंक शेयर किया है, आप उस पर मुझे मैसेज करके डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो। अभी तक मैं बिजी था थोड़ा और मुझे कुछ अपने काम थे थोड़ा घर के लिए, तो हम आपको यहाँ पे अपडेट नहीं कर पा रहे थे या रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे, बट अब हम यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेंगे। तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव मुझे देते रहिए। नमस्कार।